आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है एक 14 साल की मासूम लड़की की जिसका नाम था सोनम। सोनम एक साधारण गांव की बेटी जिसकी जिंदगी एक पल में छीन ली गई और कहाँ एक पुलिस थाने के अंदर जहां हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। 10 जून 2011 लखीमपुर खीरी का निघासन कस्बा। एक सूखा पेड़, एक रस्सी और एक मासूम का शव। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है दोस्तों, यह सत्ता, अन्याय और एक माँ की अनसुनी पुकार की कहानी है। क्या हुआ उस दिन, क्यों हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश और कैसे इस त्रासदी ने मायावती की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। 2011 का उत्तर प्रदेश, मायावती की बसपा सरकार सत्ता में थी। उनके स्मारक और पार्क चर्चा में थे, लेकिन गांव में लोग गरीबी, भ्रष्टाचार और पुलिस की मनमानी से जूझ रहे थे। लखीमपुर खीरी एक छोटा सा जिला जहां हरे भरे खेत और साधारण लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। निघासन इस जिले का एक छोटा सा कस्बा जहां लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। लेकिन यहाँ की शांति 10 जून 2011 को एक भयानक चीख में बदल गई। उस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल थी। 2012 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। मायावती की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। मई 2011 में भट्टा परसोल में किसानों और पुलिस की हिंसक झड़प ने सुर्खियां बटोरी थी। राहुल गांधी ने वहां जाकर मायावती को घेरा था और अब निघासन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे देश को झकझोर देगी। सोचिए, एक ऐसा थाना जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन अगर वही थाना एक मासूम की कब्र बन जाए तो क्या होगा। यही हुआ निघासन में। निघासन का एक छोटा सा गांव, एक साधारण दलित परिवार। इस परिवार की बेटी थी सोनम, 14 साल की, एक चुलबुली हंसमुख लड़की जो अपनी मां तरन्नुम की आंखों का तारा थी। तरन्नुम एक मेहनती महिला, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी और कुछ भैंसें जिन्हें चराकर वो अपना गुजारा करती थी। सोनम स्कूल जाती थी, लेकिन गर्मियों में वह अपनी मां की मदद करती थी। 10 जून 2011 की सुबह सूरज निकल चुका था, खेतों में काम शुरू हो गया था। सोनम ने अपनी मां से कहा, अम्मा मैं भैंसों को चराने जा रही हूँ। तरन्नुम ने उसे प्यार से बोला, बेटा जाओ, जल्दी लौट आना बेटी, उन्होंने कहा। सोनम ने अपनी भैंसों को लेकर खेतों की ओर रुख किया। यह एक सामान्य दिन था, लेकिन कोई नहीं जानता था यह दिन इतिहास बन जाएगा। दोपहर का समय, भैंसें भटक कर निघासन थाने की सीमा में चली गई। सोनम अपनी भैंसों को वापस लाने के लिए थाने के परिसर में गई। यहाँ से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है। घंटे बीत गए, सोनम घर नहीं लौटी। तरन्नुम का दिल बेचैन होने लगा। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है ना। उन्होंने गांव में खोज शुरू की। सोनम सोनम, उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। शाम ढल रही थी, तरन्नुम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह निघासन थाने की ओर गई और जो उन्होंने देखा वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा सपना था। थाने के परिसर में एक सूखे पेड़ से उनकी बेटी सोनम का शव लटक रहा था। उस मासूम का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी देह पर चोटों के निशान चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। तरन्नुम की चीख गांव में गूंज गई, मेरी बेटी को किसने मारा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। लोग हैरान थे, थाने में आत्महत्या, यह कैसे मुमकिन है। लोग चिल्ला रहे थे। पुलिस ने कहा यह आत्महत्या है, लड़की ने खुद को लटकाया। लेकिन यह जवाब किसी को हजम नहीं हुआ। सोनम के कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उसके पैरों और गर्दन पर चोटें थी। गांव वालों ने सवाल उठाया, अगर ये आत्महत्या थी तो खून के धब्बे कहां से आए। थाने में जहां पुलिस की निगरानी होती है, कोई कैसे रस्सी बांधकर पेड़ पर लटक सकता है। सोनम की मां तरन्नुम ने हार नहीं मानी। उन्होंने थाने में एफआईआर नंबर 706/2011 दर्ज कराई। उनका आरोप था कि उनकी बेटी के साथ थाने में रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया ताकि इसे आत्महत्या दिखाया जाए। यह आरोप इतना गंभीर था कि पूरा गांव, पूरा जिला और आखिरकार पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। 11 जून 2011 को पहला पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने दावा किया कि मृत्यु का कारण हैगिंग है और रेप का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तरन्नुम और गांव वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हमारी बेटी को मार डाला, उनका गुस्सा सड़कों पर उतर आया। लोगों के दबाव के बाद 13 जून को दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। इस बार कुछ चोटों और खून के धब्बों का जिक्र आया, लेकिन निष्कर्ष फिर भी अस्पष्ट था।
फोरेंसिक रिपोर्ट में सोनम के कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए, जिसने संदेह को और गहरा कर दिया। स्थानीय पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं था। लोग सड़कों पर उतर आए। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी जैसे चैनलों ने इस खबर को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। मायावती सरकार दबाव में आ गई। पहले मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया, लेकिन जब विवाद बढ़ता गया तो दिसंबर 2011 में सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने 4 लोगों को आरोपी बनाया, कांस्टेबल अतीक अहमद, डीएसपी इनायतुल्ला खान और 2 अन्य कांस्टेबल शिव कुमार और उमाशंकर। जांच में पता चला कि थाने में लापरवाही हुई और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। निघासन कांड ने मायावती की बसपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 2012 में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। विपक्षी दलों ने, कांग्रेस, बीजेपी और सपा ने इसे जंगल राज का प्रतीक बनाया। राहुल गांधी, जो उस समय कांग्रेस के महासचिव थे, मायावती सरकार को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उमा भारती, जो 2011 में बीजेपी में वापस आई थी, ने लखीमपुर खीरी में 14 जून 2011 को धरना दिया। यह उनकी वापसी के बाद पहला बड़ा प्रदर्शन था। उन्होंने कहा, मायावती की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ने संसद और मीडिया में इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी ने निघासन कांड को दलित और महिला विरोधी नीतियों का प्रतीक बनाया। मीडिया ने इस कांड को दिन रात कवर किया। थाने के उस सूखे पेड़ की तस्वीरें हर अखबार में छपी। लोग पूछ रहे थे, अगर थाने में बेटियां सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित हैं? लंबा इंतजार और आंशिक न्याय। सीबीआई की जांच 9 साल तक चली। 28 फरवरी 2020 को लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया। कांस्टेबल अतीक अहमद को रेप और हत्या का दोषी ठहराया। सजा आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। डीएसपी इनायतुल्ला खान को साक्ष्य मिटाने के लिए 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। 2 अन्य कांस्टेबल बरी। तरन्नुम ने अपनी बेटी के लिए 9 साल तक लड़ाई लड़ी। सीबीआई के डीएसपी मुकेश शर्मा को इस जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल मिला। लेकिन क्या यह पूरा न्याय था? कई सवाल अभी भी हैं। दोस्तों, निघासन कांड सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। एक 14 साल की मासूम, जिसे हमने सोनम के नाम से जाना, अपनी जिंदगी खो बैठी है। और कहां? एक पुलिस थाने में। यह कहानी हमें बताती है सत्ता और ताकत कितनी खतरनाक हो सकती हैं अगर उसका गलत इस्तेमाल हो। तरन्नुम ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन 9 साल का इंतजार और आंशिक न्याय के लिए। हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी? पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए है, अगर वही अपराधी बन जाए तो हम क्या करेंगे? यह कहानी हर उस माता पिता की है जो अपनी बेटी को अकेले बाहर भेजते हैं। यह हर उस गांव की है जहां अन्याय होता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर ऐसी त्रासदी को रोकने की कोशिश करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।